तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की। इससे पहले हमने 6 प्रश्नों को पहले भाग में कर लिया है। आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 7 से आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न है पहला, प्रश्न क्रमांक है 7। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? इसका अथवा भी है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन एक है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऑक्सी श्वसन क्रिया है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और जो अनॉक्सी श्वसन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन के बिना भी होती है। बिंदु नंबर 2, इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूरी तरह से पच जाना। इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कहने का तात्पर्य यह है पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता, पूरी तरह से नहीं पच पाता है। बिंदु नंबर 3, इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2, कहने का तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी कि जल होता है। इस क्रिया के अंतिम उत्पाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल होता है। यह श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सी श्वसन प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में होता है। यह केवल कुछ जीवाणु, कवक, यहाँ पर लिखा हुआ कवक आदि में होती है। यह पौधों पर विषकारी प्रभाव नहीं डालता है। जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया है, इसमें पौधों पर कोई विषकारी मतलब दुष्प्रभाव नहीं डालता है। इसमें यह पौधों पर विषकारी प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव लिखा हुआ है, प्रभाव डालता है। प्रश्न क्रमांक 8, रक्त तलस्का में अंतर। यह गहरे लाल रंग का ऊतक द्रव होता है। जो रक्त है, जो छोटे छोटे लाल रंग के जो कण होते हैं उसे ही हम ऊतक कहते हैं, जो कि बहुत ही गहरे लाल रंग के ऊतक द्रव होते हैं। यह रंगहीन ऊतक द्रव है। इसमें यह श्वेत रंग के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रंगहीन होते हैं। छोटे छोटे द्रव सा गाढ़ा सा द्रव होता है जो श्वेत होता है, उसे ही हम ऊतक लसिका कहते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ कम संख्या में होती हैं, और लसिका में श्वेत कणिकाएँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो खराब पदार्थ होते हैं उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं में या लसिका में जो अपशिष्ट पदार्थों की जो संख्या है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें O2 तथा पोषक तत्व अधिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन अधिक होती है और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं रक्त में। लसिका, इसमें O2 तथा पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है?
जो अपन भोजन करते हैं तो उस भोजन में लार की क्या भूमिका है ये हमें बताना है। लार के क्या क्या कार्य हैं जो हमारे भोजन में पचाने में किस प्रकार से लाभदायक है, कैसे सहायक होती है और क्या कार्य करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भोजन के पाचन में लार की निम्न भूमिका है। नंबर 1, लार से भोजन चिकना एवं लसदार बनता है। जो भोजन है वो चिकना होता है और लसदार बनता है, जो के निगलने में आसान हो जाता है। लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड के जटिल, यहाँ पर जटिल लिखा हुआ है, जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित करता है। शर्करा का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है। जो एमाइलेज एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है, ये एमाइलेज एंजाइम मुंह में ही लार में पाया जाता है। अपने जो भोजन होता है उसका पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो लार में लाइसोजाइम जो एंजाइम उपस्थित होता है भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। लार भोजन को गीला करती है जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलने में मदद करती है। प्रश्न क्रमांक अगला होगा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण आप समझ चुके ही होंगे, हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया। प्रकाश संश्लेषण श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना, ये श्वसन की क्रिया है। तो इन दोनों में हमें अंतर देखना है। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है हम सब जानते हैं कि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति के बिना यह क्रिया संभव नहीं है। श्वसन, इसमें प्रकाश की उपस्थिति की ज़रूरी नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है प्रकाश, तो इसमें प्रकाश की उपस्थिति की ज़रूरी नहीं है। यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है हमेशा किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट। यह कोश का द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो श्वसन है वो किस में होता है? कोश का द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, प्रकाश की उपस्थिति में जटिल यौगिक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि पौधों में पाया जाता है, जिसमें CO2, H2O प्रकाश की उपस्थिति में जटिल यौगिक कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने रासायनिक सूत्र देखा होगा। इसमें ग्लूकोज का अकार्बनिक रूप CO2 H2O में विखंडन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा निकलती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद O2 है यानी कि ऑक्सीजन है। मानव श्वसन में उत्पाद CO2 है, यानी कि जो मनुष्य है, मानव है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और जो कि पेड़ पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। धमनी और शिरा ये क्या है? मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। जो भी जीव हैं उनके अंदर धमनी और शिराएं पाई जाती हैं, जो हमें ऊपर दिखाई देती हैं।
वे सिराएँ होती हैं जो हमें नीली नीली दिखाई देती हैं, अपने शरीर पर जो नीली नीली दिखाई देती हैं ऊपर ही, वो सिराएँ होती हैं। और जो अंदर हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वे धमनियाँ होती हैं। तो इनमें क्या अंतर होता है, क्या क्या इनका कार्य है, इन्हें हम जानेंगे। तो धमनी और शिरा में अंतर। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इनका ये कार्य है धमनियों का, जो शुद्ध रक्त होता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये किसका कार्य है, धमनियों का कार्य है। शिराएँ, शिराएँ शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय तक लाती हैं। दोनों का एक दूसरे के विपरीत कार्य है। जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय से विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाती हैं, और जो शिराएँ हैं वो अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाती हैं। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों। ये त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं। जो धमनियाँ हैं वो त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिराएँ हैं वो त्वचा के नीचे कम गहराई में स्थित होती हैं। जो हमें नीली नीली दिखाई देती हैं वही शिराएँ होती हैं। इनकी दीवारें, जो धमनियाँ हैं, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और जो शिराएँ हैं, शिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। कहने का तात्पर्य है इनमें ऑक्सीजन नहीं बहती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ हैं ये बहते हैं। इनमें रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। धमनियाँ होती हैं उनमें जो रक्त है वो अधिक दाब के साथ बहता है, जबकि शिराओं में इनमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं और अब वो करने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, यह क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, यह वो क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह वो क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल H2O और क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इसका जो महत्व है, सौर ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया के द्वारा जो सौर ऊर्जा होती है उसको भोजन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैसे, जैसे कि कोई पेड़ है तो उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जो क्रिया होती है तो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। कहने का मतलब है जो फल है उसका निर्माण होता है। तो क्या हो गया, सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण हो गया। ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये क्रिया होती है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं को आधार प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य ये ऑक्सीजन है वो जीवन का आधार है। ये ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल में रखती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। और देखेंगे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसमें कार्बन के 6 अणु 6 CO2 और 6 अणु जल के किसकी उपस्थिति में है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखो C6H12O6। और हमें क्या मिलती है, और हमें ऑक्सीजन मिलती है। देखो
अगला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के कार्य लिखिए। तो मानव में वहन तंत्र के घटक का मतलब जो भोजन को, पानी को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, वाहन की तरह कार्य करते हैं, वे घटक कौन कौन से हैं और इनका क्या कार्य है, ये हम आपको बताते हैं। तो इसका उत्तर है, मानव में वहन तंत्र के घटक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 रुद्र रक्त और नंबर 3 रुद्रक वाहिकाएँ। एक एक से इनके कार्य देख लेते हैं। कार्य, हृदय का कार्य है, यह एक पंप की तरह कार्य करता है। जो हृदय है वो क्या करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है। जो अशुद्ध रक्त है उसे ग्रहण करता है, उसे शुद्ध करके प्यूरिफाई का कार्य करता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। रुधिर या रक्त, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो पीला पीला सा जो पदार्थ होता है रक्त में, वो प्लाज्मा होता है। लाल रक्त कणिकाएँ जो हमें जो गाढ़ा द्रव सा लाल होता है वो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हमें श्वेत श्वेत दिखाई देती हैं कणिकाएँ होती हैं, वो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। प्लेटलेट्स, जिन्हें हम किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। जब हमें हमारे अंदर प्लेटलेट्सों की कमी आ जाती है, डॉक्टरों को आपने कई बार दिखाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि आपके अंदर प्लेटलेट्सों की कमी है, जिससे शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं। तो इसके लक्षण हैं, प्लाज्मा घुले रूप में भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त उत्सरण पदार्थों का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिकाएँ श्वसन गैसों तथा हार्मोनों का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर में आए रोगाणुओं को मारकर शरीर की स्वस्थ बनाए रखती हैं। जो शरीर है उसको स्वस्थ बनाए रखती हैं। जो शरीर के अंदर रोग आते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमताएँ रखती हैं। प्लेटलेट्स रक्त स्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध करने का काम करती हैं। इसमें एक और है जो विटामिन के है, रक्त का थक्का जमने में बहुत मदद करती हैं। अगली हैं रुद्र वाहिकाएँ। रुद्र वाहिकाएँ, धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। ये धमनियों का क्या कार्य है? ये हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन से युक्त रक्त को ले जाती हैं। जो शिराएँ हैं शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसे हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएँ, जो रक्त एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। जो कोशिकाएँ होती हैं, रक्त एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय, आदान प्रदान ये होता है। प्रश्न क्रमांक, आज का जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है, मानव श्वसन में हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी कमी से ऑक्सीजन की शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होती है और हम थकान का अनुभव करने लगते हैं और जो हमारी श्वास की जो गति है वो बढ़ जाती है।
तो इसे ही हम एनीमिया रोग कहते हैं। इसकी अत्यधिक कमी होने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।